ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था और इसमें हमने ये देखा कि हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कहाँ करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को बेसिकली अप्लाई किया जाता है हाइट निकालने में। अब वो हाइट किसी की भी हो सकती है, ठीक है, हाइट हो गई या डेप्थ हो गई, ठीक है। इन सब चीजों को हमें निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज करते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। एक हमें याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो मैं दोबारा से याद दिला दूं, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब आप नीचे खड़े होकर ऊपर देख रहे हो कुछ, अपनी आंखों से जब आप नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ कुछ देख रहे हो, तो जहां आप देख रहे हो उसका एलिवेशन एंगल आपकी आंखों पर बनता है, ठीक है। जैसे थोड़ा याद दिला, हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए हो। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? मान लो ये आपकी आंख है, मान लो यहाँ आप खड़े हो और यहाँ से खड़े होकर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या कोई, ये एक टावर है, उसके टॉप को देख रहे हो। ये एक टावर है, इसके टॉप को आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। और मान लो ये आपकी आंख है, यहाँ पर, यहाँ से आप देख रहे हो टावर का टॉप, टी टी पॉइंट को आप देख रहे हो। तो टी पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा? यहाँ। जब आप ऊपर की तरफ देखते हो तो क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। किसका एंगल बनता है? वो जिसे आप देख रहे हो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब मान लो आप ऊपर खड़े हो कहीं, अगर आप कहीं ऊपर खड़े हो तो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, मान लो यहाँ आप हो, यहाँ आप हो, और आप यहाँ से इस पॉइंट को, पी पॉइंट को देख रहे हो, तो ये एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। जब हम नीचे देखते हैं डी से डाउन, डी से डिप्रेशन। जब हम ऊपर देखते हैं तो एलिवेशन। तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसी पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए ये है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द माउंटेन from the foot of a tower is 60 degree and the angle of elevation of a top of tower from the foot of the mountain is 45 degree. If the height of tower is 100 meter, then the height of mountain. इस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था और अब मैंने आपको ये दोबारा करने के लिए दिया है। करो इसको सॉल्व। एक माउंटेन है, एक टावर है। माउंटेन का एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के फुट से 60 डिग्री है और टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन माउंटेन के फुट से 45 डिग्री है। इसकी फिगर बनाइए सबसे पहले और फिर आंसर करिए। जो जो इसमें लिखा हुआ है बस वो करते जाइए, आपकी फिगर बन जाएगी। जो जो इसमें लिखा हुआ है वो करते जाइए, आपकी फिगर बन जाएगी। करिए। जिनकी फिगर बन गई है वो बता देना मुझे, चाहो तो नोटबुक भी दिखा सकते हो। अच्छा, एक माउंटेन बनाओ और एक टावर बनाओ। ऑब्वियस से बात है, माउंटेन की हाइट ज्यादा होगी टावर से, माउंटेन तो बड़े होते हैं ना।
तो एक बड़ी लाइन खींचो उसको माउंटेन बोल दो, एक छोटी लाइन खींचो उसको टावर बोल दो। फिर एंगल देखो किसका कहाँ से एंगल कितना है वो बनाओ। वेरी गुड प्रियंका। अच्छा देखो, सुनो ध्यान से इधर। कहा गया है एक तो माउंटेन है, मान लो ये माउंटेन है, और ये एक टावर है यहाँ। ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द माउंटेन, ये माउंटेन है मेरा एम, और ये टावर है टी। तो कहा क्या गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन, माउंटेन का टॉप ये होगा, माउंटेन का टॉप ये होगा, यहां से कहां तक, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर का फुट ये होगा, टावर का फुट ये वाला पॉइंट होगा। तो ये जो एंगल है कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री। फिर क्या कहा गया है, फिर कहा गया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप ये होगा, फ्रॉम द फुट ऑफ माउंटेन, माउंटेन का फुट ये होगा, यानी ये सिंपल तो है बहुत ज्यादा। तो ये एंगल कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। बताओ क्या आपको ये फिगर क्लियर है जो मैंने बनाई है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो, और अगर सभी को ये क्लियर है तो यस टाइप कर दो, क्योंकि मैं ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा दूंगा आपको पोल में करने के लिए। तो फिगर में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है। फिर क्या कहा गया है, इफ द हाइट ऑफ टावर इज 100 मीटर। तो एक काम करता हूं, मैं इनके नाम लिख लेता हूं, पी क्यू आर एस। तो जो एस आर है वो टावर है, और जो पी क्यू है वो माउंटेन है। और कहा क्या गया है कि टावर की हाइट 100 मीटर है, तो ये जो हाइट है ये 100 मीटर। ठीक है। और मैं मान लेता हूं कि ये जो लेंथ है ये एक्स है। क्लियर हुआ सभी को, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या। यानी टावर और माउंटेन के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक्स है। ये जो ये यहाँ पर टावर खड़ा है, यहाँ पर माउंटेन है, इनके बीच की डिस्टेंस एक्स है। और मैंने माना कि माउंटेन की हाइट मुझे निकालनी है वो एच है। इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। ओके। फिर मैंने आपको बताया था कि आप एंगल देखो, और कौन से ट्राइंगल में वो एंगल आ रहा है उस ट्राइंगल को ले लो। पहले बताओ कौन सा एंगल लूं, चलो पहले 45 डिग्री लेते हैं। 45 किस ट्राइंगल में आ रहा है, बताओ 45 कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। SQR। एस क्यू आर ना, कैसे देखोगे। 45 किन दोनों लाइनों के बीच में बन रहा है, इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में। तो देखो ना ये कौन सा ट्राइंगल है, ये है एस क्यू आर में। तो इन ट्राइंगल एस क्यू आर, मुझे क्या क्या पता है। ट्राइंगल एस क्यू आर में ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है। परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन कौन दिखाता है, 10। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 100 अपॉन बेस कितना है एक्स। तो 10 45 कितना, 1 इज इक्वल टू 100 अपॉन एक्स। तो एक्स कितना आ गया, 100 आ गया। बताओ, एक्स 100 मीटर आ गया ना। बताओ ये डाउट इसमें किसी को कोई, ये कैसे आया, ये कैसे आया, कोई डाउट भाई पूछ लो अगर डाउट है तो।
यानी टावर और माउंटेन के बीच में कितने डिस्टेंस है, 100 मीटर। आपको चाहिए टावर की हाइट। तो कौन सा ट्राइंगल, अब दूसरा एंगल है 60 डिग्री, वो किस ट्राइंगल में आ रहा है, PQR। पी क्यू आर में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में भी आपको क्या पता है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है x, x की वैल्यू भी निकाली है 100। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 10, कौन सा एंगल की बात हो रही है, 60 की। सो 10 60 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है h अपॉन बेस कितना है x। तो 10 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू h अपॉन x कितना है 100। तो h कितना आया, 100√3 मीटर। तो माउंटेन की हाइट कितनी हुई, 100√3 मीटर। भाई एच ही तो मानी थी मैंने हाइट माउंटेन की, और वो कितनी आई है, 100√3 मीटर। क्लियर हुआ क्या सभी को ये क्वेश्चन? यस सर। एक और क्वेश्चन दे दूं करने के लिए ऐसा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक माउंटेन है और एक टावर है, ठीक है। तो टावर के माउंटेन के टॉप का टावर के फुट से जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो 45 डिग्री है। और टावर के टॉप से माउंटेन के फुट का, या टावर के टॉप का माउंटेन के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। अगर टावर की हाइट 50 मीटर है तो माउंटेन की हाइट बताओ कितनी है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ABCD। ए बी क्या है, माउंटेन है। सी डी क्या है, या डी सी क्या है, टावर है। आपको बताना है फाइंड हाइट ऑफ माउंटेन। बताइए। 50√3। ओके, बाकी स्टूडेंट्स का क्या आंसर आया भाई? 50√3। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है भाई, बहुत इजी तरीका मैंने बताया। दो ट्राइंगल है, उन दोनों ट्राइंगल को सॉल्व करना है। क्या आप लोगों ने मेरी बात सुनी थी जब मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था? अगर मैं करा मुझे कराना है तो और बोल दो, मैं करा दूंगा। नहीं हो रहा ये? भाई मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये।
मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x है। अब ये डिस्टेंस आपको चाहिए क्योंकि आप जब tan लगाओगे तो परपेंडिकुलर और बेस चाहिए ना, बेस मानना पड़ेगा ना आपको कुछ ना कुछ। तो मान लो ये x है। अब आपके पास दो ट्राइंगल हैं भाई, एक ट्राइंगल तो रेड कलर में है, यानी ये, अरे यार, इस ट्राइंगल को देखो, रेड कलर वाले को। इसमें मैं 10 30 लगा सकता हूँ, 10 30, है ना। लिख देता हूँ कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बी सी डी। मैंने कहा था आपसे कि प्रैक्टिस करके आना, क्वेश्चंस करके आना, लेकिन मुझे लग नहीं रहा किसी ने छुआ भी है क्वेश्चंस। 10 30 इज इक्वल, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 50 मीटर। बेस कितना है, एक्स। 10 30 कितना होगा, 1/√3 इज इक्वल टू 50/x। तो x इज इक्वल टू क्या है, 50√3। बताइए, ये 50√3 आ गया x। अब दूसरा ट्राइंगल ये वाला देखो, हमें तो h निकालना है ना, तो इस ट्राइंगल को देखते हैं अब हम। तो इस ट्राइंगल में मैं 10 45 लगा सकता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी। 10 45 इज इक्वल, क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है, h, बेस कितना है, x। 10 45 कितना होगा, 1 इज इक्वल टू h/x कितना है, 50√3। तो ये उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 50√3 इज इक्वल टू h। तो h कितना आया, 50√3। इजी तो है, 50√3 मीटर भी साथ में लिख लेते। क्लियर हुआ क्या सभी को अब। भाई एक इस ट्राइंगल का यूज करके मैंने x निकाला, फिर इस ट्राइंगल का यूज करके मैंने h निकाल दिया। कर लोगे अब, अगर मैं पोल में दूं ऐसा क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट्स बताइए। अरे भाई कौन है ये, माइक बंद रखो अपना। करेगा क्वेश्चन पोल में, अगर डाउट है तो प्लीज पूछ लो। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, सेम ऐसा ही है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करें, मैं आपको पोल भेजा। ए बी सी डी ध्यान से देखना कैसे लिखे हुए हैं। बी नीचे है, सी ऊपर है, डी नीचे है। ठीक है, तो थोड़ा इनका ऑर्डर ध्यान से देख लेना, उसके बाद आंसर करो। पहले फिगर बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन में कहा गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो माउंटेन के, एक माउंटेन है, ठीक है, अगेन एक टावर है। तो माउंटेन के टॉप से टावर के फुट तक जो एंगल है वो 45 डिग्री है। ये वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द माउंटेन। और ये वाला जो एंगल है टावर के टॉप से माउंटेन के फुट तक, ये 30 डिग्री है। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपसे कहा गया है कि टावर की हाइट ये 30 मीटर है, तो आपको ये बताना है एच कितना हो। करो सॉल्व उसको। तो एक ग्रीन कलर का आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, उसकी हेल्प से आप निकालिए। ठीक है, इसको आप एक्स मान लो। पहले एक्स निकाल दो ग्रीन कलर वाले ट्राइंगल की हेल्प से, उसमें 10 लगाकर, और फिर दूसरे ट्राइंगल से आप एच निकाल सकते।
9 में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। सभी बच्चे थोड़ा कोशिश करेंगे, तुक्के नहीं मारने हैं। जिन्होंने 3 बच्चों ने गलत दिया उन्होंने तुक्के मारे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा सेम अभी कराया है। एंगल सेम वही है जैसा मैंने अभी कराया था, बस हाइट जो है वो उसमें 50 थी, इसमें 30 है, बस इतना डिफरेंस। टेन में से 7 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 12 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 15 में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 18 में से 13 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो 23 में से 16 स्टूडेंट्स का आंसर सही था, वेरी गुड। तो सेम, तो आपके पास देखो 2 ट्राइंगल है, एक ग्रीन वाला और एक ये ब्राउन वाला। तो पहले ग्रीन वाले ट्राइंगल का मैं नाम रख देता हूँ ए बी सी, और ये हो गया डी। तो ए बी सी में 10, 30 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर है 30, तो बेस है एक्स। तो 10, 30 आया 1/√3 इज इक्वल टू 30/x। तो x इज इक्वल टू कितना आया, 30√3 मीटर। बताइए, ठीक है, सिर्फ इस ट्राइंगल को। तो इसमें 10, 30 इज इक्वल टू क्या होगा, 30/x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यह है 30√3 मीटर। अब इस मुझे चाहिए h। तो सबसे पहले मैं h निकालने के लिए इस ट्राइंगल को लूंगा, डी सी बी या बी सी डी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी मैं क्या लगाऊंगा, 10। अब इस बार एंगल है, इसमें कितने डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री। 10, 45 इज इक्वल टू क्या होगा, h/x। सो 10, 45 1, h/x कितना है, 30√3। तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो h की वैल्यू क्या आ गई, 30√3 मीटर। तो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए। कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए, कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए। अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करें। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, देखो मैं करा देता हूँ इसको, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज मुझे आपको बतानी है, हमेशा ध्यान रखना, कॉट या टेन 90 - थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। तो कॉट 90 - थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। मतलब क्या है कि अगर आपके पास 10 है और उसके ब्रैकेट में 90 में से कोई एंगल माइनस हो रहा है,
तो किसके बराबर होगा, टेन की जगह कॉट आ जाएगा थीटा, यानी इसके आगे सी ओ लग जाएगा। अगर 90 माइनस थीटा है, टेन ब्रैकेट में 90 में से कोई एंगल माइनस हो रहा है, तो वो किसके बराबर होगा, इसके आगे लग जाएगा सी ओ, यानी कॉट और सिर्फ थीटा। अगर कोई कोट है उसके अंदर एंगल है 90 माइनस थीटा, तो उसके आगे से सी ओ हट जाए तो क्या बचेगा, टी, टी फॉर टेन, और क्या बचेगा, थीटा। कहने का मतलब है कि अगर मैंने पूछा टेन 90 माइनस 45, तो ये किसके बराबर होगा, इसके आगे सी ओ लगा दो, कॉट 45। अगर मैंने आपसे पूछा कॉट 90 माइनस 35, तो 90 माइनस 30, तो ये किसके बराबर होगा, सीओ हटा दो, टी, टी फॉर 10 और 30। क्या आपको ये चीज समझ में आई जो मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की आपको, बताओ। सभी को क्लियर है, ठीक है। अगर 10 है तो उसको क्वार्टर लिख दो, और जो 90 में से एंगल माइनस हो रहा है उसको साथ में लिख दो। अगर कॉट है तो उसको 10 लिख दो, और जो एंगल 90 से माइनस हो रहा है उसको लिख दो, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो एक टावर है और एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये टावर है टी और ये स्ट्रेट लाइन है। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टू पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर कोई दो पॉइंट है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और टावर का एलिवेशन एंगल इन दोनों पॉइंट्स से कितना दिया हुआ है। अच्छा आगे पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। तो ये दो पॉइंट्स हैं, जो कि ये वाला पॉइंट 4 मीटर की डिस्टेंस पर है यहां से, ये वाला पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, ये वाला पॉइंट 4 मीटर की डिस्टेंस पर है। और जो ये वाला पॉइंट है, ये टावर से 9 मीटर की डिस्टेंस पर, टावर से 9 मीटर की डिस्टेंस पर। फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और ये जो एंगल है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री हो। जिनका सम 90 डिग्री, वही होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री है। इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री है। यानी अगर ये एंगल एक्स है तो ये कितना है, 90 माइनस एक्स। आपको ये चीज क्लियर हुई। अगर ये एंगल एक्स है तो ये कितना है, 90 माइनस एक्स। बताओ। यहां तक कोई डाउट भाई, ये दो एंगल हैं। ये कहा, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दोबारा सुनो क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स से, ऑन अ स्ट्रेट लाइन जो कि स्ट्रेट लाइन पर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ, जिनकी डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस है 4 मीटर और इस पॉइंट की डिस्टेंस है 9 मीटर, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, टावर के बेस से, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यानी अगर ये एक्स है तो ये 90 माइनस एक्स, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री है। तो अगर ये वाला एक्स है तो ये 90 माइनस एक्स हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालनी है, एच की वैल्यू आपको निकालनी। तो मान लो ये है ए बी सी। तो ए बी क्या है, एक टावर है। ए बी क्या है, एक टावर है, ठीक है। कैसे करेंगे, अब देखो इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल तो ये है, अच्छा इसको मैं नाम दे देता हूं डी, इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया डी। मैंने लिया है ट्राइंगल एबीडी,
ट्राइंगल एबीडी में मैं क्या लिख सकता हूं, tan x इज इक्वल टू h/4 लिख सकता हूं क्या? इसको देखो, इसको, इस वाले ट्राइंगल को देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये एंगल है। तो tan x इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी h/4। क्या मैंने सही लिखा है ये? एनी डाउट इसमें? कोई डाउट किसी को? बताओ भाई, सिर्फ इस वाले ट्राइंगल को देखो, इसको, इसको देखो सिर्फ रेड वाले को। तो tan x इज इक्वल टू h/4, ठीक है। अब इसको देखो, अच्छा अगर आप ये ट्राइंगल लोगे ADC तो आपको कुछ मिलेगा इससे? कुछ नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ही नहीं। जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल में ही तो यूज हो सकते हैं। तो ये वाला ट्राइंगल क्या राइट एंगल ट्राइंगल है? ADC नहीं है ना, तो हम इसको नहीं लेंगे। किसको लेंगे? इस पूरे को ले लो, ABC को। ट्राइंगल ABC में क्या होगा, tan 90 माइनस x इज इक्वल टू h/9 होगा या नहीं होगा? इस पूरे ट्राइंगल को लेना है, ABC को देखो। tan 90 माइनस x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h और बेस है 9, तो h/9। यस और नो? tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो सभी बच्चे क्या करोगे अब, जल्दी से मुझे बताओ इससे मैच करके कि क्या ये दोनों लाइनें सही लिखी हुई हैं। सभी बच्चे चेक करो। पहले इस ट्राइंगल में tan x देखो क्या होगा, परपेंडिकुलर x h बेस 4, तो h/4। फिर इस पूरे ट्राइंगल को देखो, tan 90 माइनस x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h और बेस 9। कोई डाउट? ठीक है। अब अभी मैंने आपको क्या बताया कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है। अगर 90 में से कोई एंगल माइनस हो रहा है और ब्रैकेट के अंदर है और उसका टेंजेंट मुझे निकालना है, तो क्या होता है, cot x, है ना। अगर CO नहीं है तो CO लग जाता है, cot x इज इक्वल टू h/9। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, डन। अब मैं क्या करूंगा, मैं 1 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूंगा। तो tan x को यानी LHS जो होगा वो LHS में मल्टीप्लाई होगा, यानी tan x इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू h/4 इंटू h/9। बताओ, LHS की मल्टीप्लीकेशन LHS में और RHS की मल्टीप्लीकेशन RHS में। यस और नो? ठीक है, ये है मेरी इक्वेशन 1, ये है मेरी इक्वेशन 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इक्वेशंस को, LHS को LHS में, यानी tan x इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू h/4 इंटू h/9। tan x इंटू कॉट एक्स क्या होगा, कोई बताएगा? tan x इंटू कॉट एक्स क्या होगा? अच्छा चलो, tan x इंटू, क्या मैं cot x को 1/tan x लिख सकता हूं, इज इक्वल टू h/4 इंटू h/9। क्या मैंने क्या लिखा, tan x को तो एज इट इज रखा। क्या मैं cot x को 1/tan x लिख सकता हूँ? ठीक है, tan से tan कैंसिल हो गया, tan x से tan x कैंसिल, तो कितना बचा, 1 इज इक्वल टू h को h में मल्टीप्लाई करेंगे तो h² अपॉन 4 को 9 में मल्टीप्लाई करें तो 36। 36 उधर मल्टीप्लाई में चला गया, 36 इज इक्वल टू h², यानी h² इज इक्वल टू 36, यानी h इज इक्वल टू प्लस माइनस √36। यस और नो?
ठीक है, तो h की वैल्यू क्या आई, ±6। अब कभी भी हाइट जो है वो माइनस में नहीं हो सकती, है ना भाई। h के दो दो वैल्यूज आई, एक +6 और एक -6। मैंने यह चीज आपको कई बार बताई है कि जब भी स्क्वायर हटाकर रूट लगाओगे तो दो साइन आते हैं, तो माइनस की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो h की वैल्यू क्या आएगी, +6, यानी h = कितना आया, 6 मीटर। तो ये हमारी हाइट आ गई इसकी, टावर। अगर रिपीट करना है तो R टाइप कर दो, और अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। रिपीट करना है, ठीक है। बाकी लोग भी अपने अपने लिख दो भाई, क्या करना है। पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है एक बार। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है एक टावर है, एक टावर है, और इस टावर से, हाँ अब ध्यान दो इधर, इस टावर से 4 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। इस टावर के बेस से, ये टावर का बेस हो गया, इससे 4 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। तो मान लो वो पॉइंट ये है, ठीक है, वो पॉइंट ये है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर। और एक और पॉइंट है जो कि इस बेस से 9 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो मान लो वो पॉइंट ये है, और बेस से कितने मीटर की डिस्टेंस पर है, 9 मीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को। ये मेरा टावर है टी, ठीक है, ये मेरा टावर एक खड़ा है टी। इस टावर के बेस से एक पॉइंट है 4 मीटर की डिस्टेंस पर, और इस टावर के बेस से, यानी यहां से एक पॉइंट है यहाँ 9 मीटर की डिस्टेंस पर। बताओ ये चीज क्लियर हुई क्या सभी को। ठीक है, अब ये कहा गया है कि ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, इनसे जो एंगल बन रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है। इन दोनों पॉइंट्स से, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी टावर का टॉप ये रहा, तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट पर, एक एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट पर। ये जो दोनों एंगल है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये, और ये एक एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है आपस में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। यानी अगर मान लो ये वाला एंगल x डिग्री है, तो ये क्या होगा, 90 - x होगा। बात क्लियर हुई सभी को, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम क्या है, 90 डिग्री। तो अगर ये वाला एंगल x है तो ये कितना होगा, 90 - x होगा या नहीं होगा, यस और नो, बताओ। ठीक है, बस यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको बतानी है टावर की हाइट कितनी होगी। तो मान लो ये टावर ए बी है और ये सी है, तो इस टावर की एच यानी हाइट बतानी है। तो ए बी क्या है, एक टावर है जिसकी आपको हाइट बतानी है। क्या आपको फिगर क्लियर है कि भाई एक टावर है, उस टावर के बेस से एक पॉइंट है 4 मीटर की डिस्टेंस पर, और एक पॉइंट है 9 मीटर की डिस्टेंस पर। इन पॉइंट्स पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी अगर ये एक्स है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा इसका, 90 - x। अब मैंने आपको बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, इट इज ऑल अबाउट ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। हम ट्रिग्नोमेट्री में तभी कुछ कर सकते हैं जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। तो मुझे आप ये बता दो जल्दी से कि इसमें राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन से हैं। ये मैंने डी पॉइंट दे दिया। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन से हैं जो आपके सामने फिगर बनी है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल ही यूज कर सकते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन से हैं, एक तो ये है छोटे वाला ए बी डी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और ये पूरा ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है।
तो मैं इनको यूज करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि भाई ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल में ही साइन कॉस टेन यूज कर सकते हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल अगर नहीं है तो हम साइन कॉस टेन को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो राइट एंगल ट्राइंगल ही हमें यूज करने हैं। तो अब इसमें आप राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढ लो और उसमें साइन कॉस यूज करना। तो सबसे पहला राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी डी। ए बी डी में आपके पास क्या क्या है? ए बी डी में आपके पास क्या क्या है? एंगल क्या है? एक्स, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपना रिलेशन दिखाता है? 10। तो यहां से 10x इज इक्वल टू कितना आया? है ना भाई, एंगल तो x है ना, तो 10x इज इक्वल टू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी h अपॉन 4। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ सभी को? 10x इज इक्वल टू h अपॉन 4 कैसे आया? ठीक है, अब दूसरे ट्राइंगल से बताओ क्या आएगा? दूसरे वाले ट्राइंगल से क्या आएगा? ट्राइंगल एबीसी से मैं क्या लिखूं? h अपॉन 9 किसके बराबर होगा? h अपॉन 9 10। एंगल क्या लूंगा? अब एंगल है 90 माइनस एक्स, क्योंकि बड़े वाला ट्राइंगल ले रहा हूं ना। बड़े वाले ट्राइंगल में क्या है एंगल? भाई ये एंगल तो 90 डिग्री, ये हमें पता ही नहीं है, ये है 90 माइनस एक्स। तो 10 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू h अपॉन 9। और मैंने अभी आपको बताया कि 10 के साथ अगर कोई 90 माइनस में कोई एंगल हो रहा है तो हम क्या कर देते हैं, इसके आगे CO लगा दो, स्पॉट, और सिर्फ x इज इक्वल टू h अपॉन 9। इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 2 हो गई। बताओ यहां तक कोई डाउट? अब इन दोनों को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? इन दोनों को हम सॉल्व, हमें पता है कि tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं, भाई अगर एक जैसे 4 है, 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/4। जब आप उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो कट कर 1 आ जाता है ना। अगर आप किसी को किसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 1 हो जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। करके देख लो, कोई भी नंबर ले लो, आपने लिया 9, इसका रेसिप्रोकल 1/9, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, आपने लिया 100, 100 का रेसिप्रोकल 1/100, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। यानी अगर कोई दो नंबर ऐसे हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो वो कटकर 1 हो जाते हैं। सेम tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं जिससे ये कट जाएंगे। तो tan x मैंने क्या किया? 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? LHS को LHS में मल्टीप्लाई करो, यानी tan x इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू RHS को RHS में मल्टीप्लाई करो, h अपॉन 4 इंटू h अपॉन 9। ये चीज क्लियर? मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया? अब ये कट जाएंगे, क्यों? पहले बताओ, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि देखो tan x को मैंने tan x ही रहने दिया, cot x क्या होता है? 1 अपॉन tan x इज इक्वल टू h को h में मल्टीप्लाई किया, h स्क्वायर अपॉन 4 को 9 में मल्टीप्लाई किया, 36। tan x से tan x कट गया, सो 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 36। 36 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, सो 36 इज इक्वल टू h स्क्वायर। ठीक है, सो h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, स्क्वायर इधर जाकर प्लस माइनस √36, तो h की वैल्यू आई प्लस माइनस 6। हाइट कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो हम सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेंगे, तो h इज इक्वल टू 6 में। अब क्लियर हुआ? बताइए, अगर अब सभी को क्लियर है तो एक बार यस टाइप कर दो, और अगर अभी भी किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो एक ऐसा ही क्वेश्चन दे दूं पोल में करने के लिए, कर लोगे ध्यान से? ठीक है, इसको बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। ये क्वेश्चन है आपके लिए।
क्या कहा गया है क्वेश्चन में? सेम ऐसा ही है जैसा मैंने अभी कराया। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, तब तक मैं आपको पोल भेज रहा हूँ। फिगर बना देता हूँ मैं, अगर किसी को फिगर समझने में प्रॉब्लम है, जो बना सकते हैं वो बनाओ, जिनको प्रॉब्लम है वो इधर देखो। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्या है, टावर है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। इससे दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट मान लो यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं। ओके, तो मैं थोड़ा सही से पॉइंट्स बना देता हूँ। एक पॉइंट मान लो यहाँ है और एक पॉइंट मान लो यहाँ है। और इन पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या है भाई? एक पॉइंट है 9 मीटर के डिस्टेंस पर, यानी ये वाला डिस्टेंस है 9 मीटर। ये वाला डिस्टेंस कितना है? 9 मीटर। और ये वाला डिस्टेंस कितना है? 16 मीटर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इन दोनों पॉइंट्स से, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि अगर ये एक्स है, अगर ये एक्स है, ठीक है, तो ये कितना होगा? ये 90 माइनस एक्स होगा। ठीक है, अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा? ये 90 माइनस एक्स होगा। ओके, आपको क्या बताना है? फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपको एच की वैल्यू बतानी। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, सेम। करिए कोशिश। अच्छा, काफी बच्चों का आंसर आ चुका है, तो मैं अभी देख लेता हूँ क्या आंसर आना चाहिए इसका। सो यहाँ से 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 9, और cot x इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 16। ठीक है, 8 में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। वेरी गुड। 9 में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 10 में से 7 का सही है। 11 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 13 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 14 में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 15 में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। भाई ये सभी क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक में बहुत सारे हैं। तो देखो, जैसे आपने आज ये किए हैं, आप अगर 2-4 बार प्रैक्टिस कर लो खुद से अपनी बुक में से, तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आप कर नहीं रहे हो, है ना? प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था कि ये नई चीज है, पहली बार आप पढ़ रहे हो, इससे पहले आपने ये सब चीजें नहीं पढ़ी, साइन कोसाइन वगैरह। ये जब नई चीज हम पढ़ते हैं तो वो एकदम से माइंड में फिक्स नहीं होती, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन्होंने पिछली क्लास में मेरी बात नहीं मानी थी, प्लीज मेरी बात मानो। आपके पास कल संडे का दिन है, 1 घंटा दो इसको, चैप्टर को खुद से करो क्वेश्चंस, बुक में से या रिकॉर्डिंग में से देखकर। ठीक है, जब आप खुद से करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हमें कर्म क्या करना है, कैसे फिगर बनेगी, कैसे टेन को हम कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, एक बार आ गई आपको आपके माइंड में तो कभी नहीं भूलोगे। 19 में से 15 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, बाकी लोग भी आंसर करें लास्ट 1 मिनट। 20 में से 15 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, वेल डन। 21 में से 15 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 23 में से 17 स्टूडेंट्स का आंसर सही है।
अच्छा, सच सच बताओ, किसने जाकर पिछली क्लास के बाद ये क्वेश्चंस खुद से ट्राई किए थे? हैंड रेज कर लो। खुद से किसने ट्राई किए थे क्वेश्चन? ओके, तो साक्षी पूनम यादव नाम से हैं, राजपति गुप्ता नाम से हैं। तो आप तीनों को कुछ बेनिफिट मिला? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कोई भी बता दो, बाकी लोग भी सुन लेंगे। क्या आपको प्रैक्टिस करके आने का कुछ बेनिफिट मिला क्लास में, जब प्रैक्टिस करके आए हो तो? माइक ऑन करके बताना चाहो, माइक ऑन करके बता दो, जिससे बाकी लोग भी सुन सके। Yes, sir. यस। क्वेश्चन को करने में अच्छा लगा? बोरियत ये फील हुई, या फिर बोर तो नहीं हुए इसको करने में? बहुत इंटरेस्टिंग है ये, तो सभी लोग करना। चलो, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ, अब मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, अब तो बता दो आपको फायदा मिला इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके, जिन 3 बच्चों ने किया था। मैं चाहता हूँ बाकी लोग भी इंस्पायर हो, वो भी करें। चलो, तो सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल को ले रहा हूँ, ABD। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल यहां बन रहा है ना ABD में, तो टेन एंगल क्या है, X इज इक्वल टू परपेंडिकुलर H अपॉन बेस 9, इक्वेशन 1। फिर ये लिया 1090 माइनस एक्स, परपेंडिकुलर H बेस 16। 1090 माइनस एक्स क्या हो गया, कॉट एक्स इज इक्वल टू H अपॉन 16, इक्वेशन 2। क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इनको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, जिससे ये कट जाएंगे। 10x इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू H अपॉन 9 इंटू H अपॉन 16। ठीक है, तो 10x इंटू कॉट एक्स, 10x इंटू कॉट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 10x इज इक्वल टू H को H से मल्टीप्लाई किया तो H स्क्वायर अपॉन 9 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 144। 10x से 10x कैंसल, तो 1 इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन 144, और H स्क्वायर इज इक्वल टू 144, और H इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 144। सो H इज इक्वल टू प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट 12 आया। अब हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाला नंबर लेंगे, यानी 12 मीटर। ऑप्शन ए। बताइए, क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ? पिछली क्लास में जो मैंने होमवर्क भेजा था उसको भी करना, ठीक है? पिछली क्लास में जो मैंने होमवर्क भेजा था उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं, जिसने नहीं किए हैं। भेजा था ना मैंने पिछली क्लास में होमवर्क, बताओ जरा एक बार। पिछली क्लास में मैंने लिंक भेजा था, उसके क्वेश्चंस कितने बच्चों ने किए? हैंड रेज करके बताओ कितने बच्चों ने किए क्वेश्चंस होमवर्क के। हाँ, दीक्षा का तो मैंने स्क्रीनशॉट भी देखा था। ठीक है, तो 6 बच्चों ने किया। बाकी बच्चों ने, जिन्होंने नहीं किए हैं, 6-7 बच्चों ने किए हैं। ओके, 8 लोग हैं। चलो, जिन्होंने किए हैं वो बुक के क्वेश्चन करेंगे। होमवर्क आपका ये है कि आपकी बुक में जो चैप्टर नंबर 9 में क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसमें एक क्वेश्चन बचा है, वो हम अगली क्लास में करेंगे, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन बचा है पोल में, एक बचा है एग्जाम्पल, तो अगली क्लास में हो जाएगा वो। ठीक है, आपको क्या करना है, जिन्होंने होमवर्क कर लिया है वो बुक के क्वेश्चंस करेंगे, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है पहले होमवर्क करेंगे, फिर बुक के क्वेश्चंस करेंगे। प्रैक्टिस सभी को करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज बहुत इजी है, आपके माइंड में सेटल हो जाएंगी। फॉर्मूले नहीं भेजे, कौन से फॉर्मूले भाई फाल्गुनी? कौन से फॉर्मूले चाहिए आपको, बताओ। ट्रिग्नोमेट्री के? अच्छा, मैंने लिखवाए थे शायद, मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह लेने के लिए भी कहा था। सारे PDF, चलो ढूंढूंगा मैं,
अगर मिलेंगे तो भेज दूंगा, नहीं तो मैं बनाकर भेजूंगा फिर, ठीक है, लिख के भेज दूंगा अगर नहीं मिलेंगे, मतलब मुझे नहीं मिले। तो ये चीज सभी को क्लियर हो गई है, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, तो एक बार यस टाइप कर दो, और अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ओके, तो क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं आज की, ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, तो हम उनको अगली क्लास में देखेंगे, एक एग्जाम्पल और एक पोल का क्वेश्चन। ओके, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग